नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको अमृतलाल नागर द्वारा लिखित कहानी धर्म संकट सुना रही हूँ। यह कहानी मैं आपके सामने 2 भागों में प्रस्तुत करूँगी। इस कहानी में लेखक ने यह चित्रण किया है कि हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो हमें संकट में डाल देती हैं और वह हमारे लिए धर्म संकट बन जाता है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी साहित्यिक कृति में पढ़ने का आनंद उठाइएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। शाम का समय था। हम लोग प्रदेश, देश और विश्व की राजनीति पर लंबी चर्चा करने के बाद उस विषय से ऊब चुके थे। चाय बड़े मौके से आई, लेकिन उस ताजगी का सुख हम ठीक तरह से उठा भी न पाए थे कि नौकर ने आकर एक सादा बंद लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने खोलकर देखा, सामने वाले पड़ोसी राय बहादुर गिरिराज किशन का पत्र था। कांपते हाथों अनिमिल अक्षरों और टेढ़ी पंक्तियों में लिखा था, माय डियर प्रताप, मैंने फुल्ली को आदेश दे रखा है कि मेरी मृत्यु के बाद यह पत्र तुम्हें फौरन पहुंचाया जाए। तुम मेरे अभिन्न मित्र के पुत्र हो, रमेश से अधिक सदा आज्ञाकारी रहे हो। मेरी निम्नलिखित 3 अंतिम इच्छाओं को पूरा करना। पहली, रमेश को तुरंत सूचना देना। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके हाथों मेरे अंतिम संस्कार होंगे। मैंने उसके साथ अन्याय किया है। फुल्ली को मैंने 5,000 रुपये दिए हैं और 500 रुपये बाकी चारों नौकरों को। नोट मेरे तकिए की रुई की परत के अंदर है। उसी में वसीयत और तिजोरी की चाबी भी है। घर में किसी को यह रहस्य नहीं मालूम। तकिया अब फौरन अपने कब्जे में कर लेना। घर के भंडार घर और संदूकों की चाबियां तिजोरी में है। रमेश के आने पर 5 पंचों के सामने उसे सौंप देना। तीसरा, मैंने अपनी वसीयत में यह शर्त रखी है कि मेरी पत्नी अगर मुझे माफ़ कर दे और गलत ही सही, मगर जो पतिव्रत उस पर आन पड़ा है उसे साध कर रमेश को छोड़कर बाइज्जत यहाँ रहे तो यह मकान और 10,000 रुपया उसे दिया जाए। लेकिन यह काम उसी हालत में होना चाहिए जबकि हम और तुम्हारे द्वारा नियुक्त मोहल्ले के 4 भले आदमी मेरी पत्नी की सच्चरित्रता के संबंध में आश्वस्त हो जाएं। पत्र पर 6 रोज़ पहले की तारीख पड़ी थी। मुझे यह समझने में देर न लगी कि राय बहादुर साहब गत हो चुके हैं। पत्र मैंने बड़े बाबू के सामने मेज़ पर रख दिया। इंजीनियर साहब और प्रोफेसर साहब भी झुक कर पढ़ने लगे। चाय बेमज़ा हो गई। हम सभी उठकर राय बहादुर साहब के यहाँ गए। उनका रोबीला चेहरा रोग और मानसिक चिंताओं से जर्जर होकर मृत्यु के बाद भी उनके अंतिम दिनों के असीम कष्टों का परिचय दे रहा था। मृत राय बहादुर के चेहरे को देखते हुए उनके साथ बीते इतने वर्षों की स्मृतियां मेरे मन में जाग उठी। राय बहादुर बाबू गिरिराज किशन बीए उन हिंदुस्तानियों में से थे जिन्हें तकदीर की चूक के कारण इंग्लैंड में जन्म नहीं मिल पाया था। उनका रंग भी गोरा न था, बल्कि गेहुए से काले की ओर ही अधिक झुकता हुआ था। फिर भरसक उन्होंने अपने आप को अंग्रेज नुमा ही बनाए रखा। गरीब हिंदुस्तानियों पर अकड़ दिखाने में वे सदा अंग्रेजों से 4 जूते आगे रहे। कई हिंदूवादियों ने उनसे शुद्ध नाम गिरिराज कृष्ण रखने को कहा, मगर वे उन्हें मूर्ख बतलाकर गिरिराज ही बने रहे। राय बहादुर गिरिराज किशन के नाम के साथ बीए जोड़ना भी नितांत आवश्यक था। सन 23 में
राय बहादुर गिरिराज अपनी बिरादरी के राय साहेब दीनानाथ की बदौलत इलाहाबाद में छोटे लाट के दफ्तर में भर्ती हुए थे। अपनी अंग्रेज परस्ती और हाई क्लास खुशामद के दम पर राय बहादुर ऊंची कुर्सियों पर चढ़ बैठे। स्वराज्य होने पर आंतरिक कष्ट भोगने के बावजूद 3 वर्षों तक स्वराजी अफसरों, नेताओं और मंत्रियों की भी बाअदब खुशामद की। गिरिराज बाबू इन लोगों के सामने जिस प्रकार खुद दुम हिलाते, उसी प्रकार अपने सामने अपने मातहतों की भी हिलवाते थे। आज़ादी के बाद भी दफ्तर में अपना भला चाहने वाला कोई बाबू उनके आगे हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकता था और घर के लिए भी यही मशहूर था कि राय बहादुर की भैंस तक अंग्रेजी में ही डकारती। अगर कोई कसर थी तो सही कि लेडी गिरिराज के वास्ते अंग्रेजी का करिया अक्षर भी भैंस बराबर ही था। राय बहादुर गिरिराज पहली लड़ाई के ज़माने के मॉडर्न आदमी थे। सुबह आँख खुलते ही घंटी बजाते, सफ़ेद कोट पतलून और साफे से लैस फुल्ली आया का लड़का घसीटे छोटी हाजिरी लेकर हाजिर होता। ठीक 8 बजे बड़ी हाजिरी पर बैठते, बेटी बेटा साथ होते, पर लेडी गिरिराज अंडा बिस्कुट समाज में कभी न बैठी। परम कट्टर छूत पाक वाली न होते हुए भी मांस मछली से उन्हें परहेज था। बशीरत चपरासी के बाप मुन्ने बावर्ची को हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी देनी पड़ती थी। घर के निचले हिस्से में विलायती रसोई थी। एक तरह से कहना चाहिए कि नीचे का पूरा घर ही विलायती था। वहाँ लेडी गिरिराज के बजाय फुल्ली आया का साम्राज्य था। फुल्ली पहले अंग्रेजी कोठियों में काम करती थी, अंग्रेजी ढंग से हिंदुस्तानी बोलती थी, अंग्रेजी घर के कायदे जानती है। छोटी बड़ी हाजिरी, लंच, डिनर, चाय सबका समय साधती थी। इसीलिए गिरिराज बाबू के बाबू नियम से 2 पैक खाने से पहले चुस्कियों में मर्यादा करते थे। फुल्ली उसका इंतज़ाम भी बखूबी कर देती थी। इसीलिए आमतौर पर मजाक में ही मशहूर हो गया था कि राय बहादुर साहब से कोई काम करवाने के वास्ते बजाय लेडी गिरिराज के लेडी फुल्ली की सिफारिश ज़्यादा पुरअसर होती है। वैसे राय बहादुर गिरिराज में किसी ने भी कोई ऐप की बात नहीं देखी सुनी थी। अगर ऐप था तो यही कि वे मॉडर्न थे। चुरुट मुंह में लगाए बगैर वे बात नहीं कर पाते थे। अगर कोई हिंदी सभा का चंदा मांगने आए तो उससे अकड़कर कहते कि मॉडर्न ज़माने में गवारू भाषाओं का उद्धार करना हिमाकत की बात है। धर्म के संबंध में पहले तो वे यह कहा करते थे कि यह ढोंग और पागलपन की वस्तु है। अगर बाद में इसे इंडियन कल्चर का एक सनातन रूप मानकर सहन कर जाते थे। गिरिराज साहब थोड़ा बहुत लेने देने का काम करते थे और उसकी बदौलत उन्होंने हैसियत भी बनाई। अच्छा मॉडर्न ढंग का मकान बनवाया, उसका नाम दी नाइट एंगल रखा, मोटर खरीदी, सदा 2-4 नौकर पाले, घर से लेकर दफ्तर तक घड़ी साध कर सबसे ड्यूटी करवाई। पत्नी को भी मिलने के वास्ते फुल्ली के द्वारा उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। लेडी इससे जल फूक गई कि मैं फुल्ली से भी गई बीती हो गई। लेडी गिरिराज ने अपने फूहड़पन में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगा दिया। राय बहादुर साहब सिद्धांततः और स्वभावतः अवैध रिश्तों से नफरत करते थे। इसीलिए अपनी पत्नी के द्वारा झूठा लांछन लगाए जाने के बाद फिर उन्होंने कभी उनका मुंह न देखा। बड़ी लड़की के विवाह के अवसर पर उन्होंने कन्यादान इसलिए स्वयं न किया कि उन्हें पूजा के पटरे पर अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता। इसके बाद 2 वर्ष में लेडी गिरिराज घुल घुल कर मर गई, मगर मरी भी तो नियति के साथ षड्यंत्र करके। ठीक
इनके रिटायर होने के दिन राय बहादुर गिरिराज को बहुत शिकायत हुई। अपने बेटे बेटी से कहा, तुम्हारी मम्मी को कभी टाइम का सेंस नहीं रहा। अगर मरना ही था तो कल सुबह मरती, परसों सुबह मर सकती थी। आज शाम को दफ्तर में मेरी फेयरवेल पार्टी हो जाने के बाद कभी मर सकती थी। जिंदगी में एड्रेस पाने का यह पहला मौका आया था, सो इस तरह तबाह बर्बाद कर दिया, इडियट कहीं की। इसके बाद मरने वाली तो खैर मर ही चुकी थी, मगर जो भी मातम पुरसी के लिए मुंह बिसूरते हुए आए, उन्हें भी राय बहादुर साहब की डांट खानी पड़ी। जो कहता कि साहब सुनकर बड़ा दुख हुआ, उससे ही कहते आपको दुख करने की ज़रूरत क्या है। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जो आदमी पैदा होता है उन सबको एक साथ फौरन मर जाना चाहिए। जाइए, मेरे यहाँ मातम पुरसी के लिए आने की ज़रूरत नहीं। छोटी लड़की की शादी उन्होंने पत्नी की मृत्यु के 3 महीने बाद पूर्व निश्चय के अनुसार ही की। स्वयं ब्याहने वाली लड़की और उनके पुत्र को इसमें आपत्ति थी, मगर उन्होंने किसी की एक न सुनी। कहा, आई हैव नो रिगार्ड फॉर योर मम्मी, शी वॉज ए परफेक्ट फूल। लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की। एक ICS के बेटे को अपना दामाद बनाया और बहुत कुछ दान दहेज देकर रिटायर होने के बाद भी रौब जतलाया। लड़का रमेश तब MA फाइनल में पढ़ रहा था। नामी तेज था, सदा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड रहा। MA के बाद IAS में बैठने वाला था। लड़की वाले अनेक व्यक्ति रमेश की मांग करने के लिए राय बहादुर की सेवा में आने लगे। राय बहादुर गिरिराज को अब मातहत क्लर्कों पर न सही तो बेटी वालों पर ही चुरुट का रौब झाड़कर भरपूर संतोष मिल जाता था। दहेज के मामले में वे पक्के मॉडर्न थे, यानी 25,000 मांगते थे। एक आध पिछले जानकार ने दुहाई दी कि आप तो दहेज के विरुद्ध थे, उसको पुरानी प्रथा बतलाते थे। तो बोले, साहब, जब मुझसे बड़े अफसर ICS आदमी यानी मेरे समधी साहब दहेज लेने को मॉडर्न प्रथा मानते हैं, तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए हैं। निहायत साइंटिफिक बात है कि आपको दामाद चाहिए और मुझे 25,000 रुपया। मेरा रमेश IAS पास करेगा। आप अपनी लड़की का फ्यूचर देखकर अगर इतनी रकम देना स्वीकार करते हैं तो बैठिए, वरना मेरी कुर्सी की गद्दी मैली मत कीजिए। वे ऐसी लड़की चाहते थे जो सुंदर हो, पिए हो, गाती नाचती हो, सीना पिरोना बुनना जानती हो, अंग्रेजी में फटाफट बात करे, अफसर किस्म के मॉडर्न मेहमानों की खातिर करने में तमीज़दार हो, और ऊपर से उसका बाप नगद 25,000 रुपये भी दे जाए। बिरादरी के कई अच्छी हैसियत वाले बेटियों के बापों के चेहरे राय बहादुर गिरिराज के चुरुट की अकड़ से धुआं धुआं हो गए। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द ही प्रस्तुत करूंगी। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लग रही हो तो इसका दूसरा भाग ज़रूर सुनें। धन्यवाद।